नमस्कार। इसकी पहली तासिका में हमने हिंदी की समता की ओर ये कविता हमने शुरुआत की थी। इसके 4 पंक्ति हो गई है पढ़ा के। तो मुकुलधर पांडे इन्होंने शिशिर ऋतु में जो पर्यावरण में बदलाव होते हैं इसका सजीव वर्णन इस कविता के द्वारा किया है। जो हमने देखा कि शिशिर ऋतु आने के कारण आसमान, धरती, इसके साथ साथ कमल के फूल और इसके साथ श्वान, सियार, इन सभी में सजीव सृष्टि पर और निर्जीव इन दोनों में किस प्रकार बदलाव होते हैं इसका वर्णन हमने पहली पंक्तियों में देखा है। तो आगे की पंक्ति आज हम शुरू करेंगे। तारे निपट मलिन चंदने पांडु वर्ण है पाया। पांडु वर्ण का मतलब है पीला रंग। पांडु वर्ण पीला रंग। मानो किसी राज्य पर है राष्ट्रीय कष्ट कुछ छाया। राष्ट्रीय कष्ट का मतलब है राष्ट्रीय आपत्ति या राष्ट्र पे छाया आया हुआ अलग सा संकट। तारे निपट मलिन, मलिन का मतलब है गंदा। तारे निपट मलिन चंदने पांडु वर्ण है पाया। मानो किसी राज्य पर है राष्ट्रीय कष्ट कुछ आया। तो कवि कहता है कि कोहरे के कारण, हमने पहले भी इसका मतलब देखा है कोहरे का, तो इसे कहते हैं फॉग। तो कवि कहता है कि कोहरे के कारण तारों की चमक कैसी हो गई, अभी धुंधली पड़ गई है। सभी जगह जो कोहरा छाया हुआ है इस कारण जो पर्यावरण है ये एक ऐसे धुंधला सा नजर आता है। वे जैसे मैले हो गए हैं। चंद्रमा कोयले के परत से ढक जाने के कारण हल्का सा पीला रंग चंद्रमा का भी दिखाई देता है। जो उसका रियल में देखा जाए तो चंद्रमा कैसे होता है, ब्राइटली होता है, उसकी तेज हमें आंखों में दिखाई देती है अच्छे से। लेकिन यहाँ पे अभी कोहरा छाने के कारण क्या होता है, पूरा वातावरण धुंधला सा नजर आता है और चंद्रमा भी कोहरे की परत से ढक जाने के कारण उसका रंग भी जो सफेद था वो अभी हल्का सा पीला हो गया है और धुंधला नजर आ रहा है। ऐसे लगता है जैसे चंद्रमा क्या हो गया है, मलिन हो गया है। मानो किसी राज्य पर है राष्ट्रीय कष्ट कुछ आया। तो ऐसे लगता है जैसे किसी राज्य पर, ये जो वर्णन हमने यहाँ पे देखा है, तो ये जो परिवर्तन है तो इससे कवि को ऐसा प्रतीत होता है वातावरण के बदलाव के कारण ऐसे लगता है जैसे किसी राज्य पर कोई विपदा आ गई है। इसका मतलब राष्ट्र पर कोई आपत्ति आ गई है जिसके कारण सभी ओर भय और आतंक का वातावरण बन गया है। इसलिए ऐसे लगता है जैसे क्या हुआ है, पूरे राष्ट्र पर कुछ संकट आ गया है। अगली पंक्ति है, धनियों को है मौज रात दिन है उनके पौ बारे। यहाँ पे मैंने मुहावरा दिया है, पौ बारह होना लाभ ही लाभ होना। पौ बारे, धनियों को है मौज रात दिन है उनके पौ बारे। दीन दरिद्रों के मत्थे ही पड़े शिशिर दुख सारे। तो यहाँ पे समाज में ये जो दो वर्ग होते हैं, जो अमीर और गरीब, तो अमीर वर्ग का मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा कि अमीर वर्ग क्या क्या होता है, सभी ऋतुओं में उन्हें पूरा वो एंजॉय करते हैं, उनके पास भौतिक सुविधाएं होती है। तो इन भौतिक सुविधाओं के कारण वो सभी ऋतुओं को अच्छे से मौज मस्ती कर लेते हैं। लेकिन इन दिनों का परिणाम गरीब जनता पर होता है, गरीब वर्ग हम कहते हैं उन पर होता है। वो कैसे होता है, वो आगे की पंक्तियों में दिया गया है। कवि कहते हैं कि धनियों के है मौज रात दिन है उनके पौ बारे। दीन दरिद्रों के मत्थे ही पड़े शिशिर दुख सारे। गरीब दीन दरिद्रों का मतलब है गरीब जनता, गरीब वर्ग। तो
शिशिर ऋतु का जो आगमन हुआ है तो उनमें जो बदलाव हुआ है परिस्थिति में, तो उसके सारे दुख इसे भोगने पड़ते हैं गरीब जनता को। कवि कहता है कि शिशिर ऋतु धनी व्यक्तियों के लिए खुशियाँ ली तो गरीबों के लिए दुख दर्द लेकर आता है। धनी समाज के पास सभी भौतिक सुविधाएं मौजूद होती हैं, जिस कारण शिशिर ऋतु की भीषण ठंड में वे नहीं ठिठुरते हैं। वे अपने अपने घरों में इस ठंड का आनंद उठाते हैं। इसके विपरीत गरीब और मजदूर वर्ग जो होता है, जिन्हें हमने पंक्ति में देखा, दीन दरिद्रों के मध्य, ऐसे हमने पढ़ा दीन दरिद्रों, तो ये जो मजदूर और गरीब वर्ग है इस ठंड में भी मेहनत करने को मजबूर होता है। उनके पास ठंड से बचने के लिए भी अमीरों जैसी भौतिक सुविधाएं उनके पास नहीं होती हैं, जिसके चलते उसे इस ठिठुरती ठंड में बहुत कष्ट झेलने पड़ते हैं। इसलिए ऐसे कहा गया है कि दीन दरिद्रों के मत्ते ही पड़े शिशिर दुख सारे। शिशिर ऋतु में जो ठंडी होती है तो इस ठंडी में भी मजदूर, किसान या गरीब वर्ग सभी को मजदूरी करनी पड़ती है, कष्ट झेलने पड़ते हैं और इसलिए इन्हें बहुत असुविधाओं का सामना करना पड़ता है, बहुत से संकटों को झेलना पड़ता है। आगे की पंक्ति है, वे खाते हैं हलवा पूड़ी, दूध मलाई ताजी, इन्हें नहीं मिलती पर सूखी रोटी और न भाजी। यहाँ पे अभी अमीर और गरीब दोनों वर्ग के जो खाने की सुविधाएं हैं, तो किस वर्ग में ज़्यादा अच्छी खाने की चीज़ें मिलती है ये बताया है। तो कवि कहता है कि अमीर लोग अभी शिशिर ऋतु में भी हलवा पूरी, ताज़ा दूध मलाई आदि व्यंजनों का वह सेवन करते हैं और शिशिर ऋतु का आनंद उठाते हैं। शिशिर ऋतु की ठंड का उन पर विपरीत परिणाम नहीं होता है। जो अमीर वर्ग है वो अच्छी अच्छी व्यंजनों का हमेशा भोजन कर लेते हैं, लेकिन गरीब वर्ग को तो 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यह है कि गरीब वर्ग रोजाना मेहनत कर कर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता है, लेकिन इस ठंड की मार के चलते ही वह नियमित मजदूरी नहीं कर पाते। बहुत ठंडी होने के कारण उन्हें कष्ट उन्हें करने में बहुत कठिनाइयाँ हो जाती हैं और जिसके कारण क्या होता है, उनके भोजन की व्यवस्था भी ढंग से नहीं हो पाती है। तो इस प्रकार यहाँ पे गरीब और अमीर समाज के ये जो 2 वर्ग है, ये 2 वर्ग समाज में ही रहने वाले हैं, लेकिन इनकी जो खाने की व्यवस्था है इनमें भी बहुत क्या होता है, फर्क हमें दिखाई देता है। आगे की पंक्ति है, वे सुख से रंगीन कीमती ओढ़े शाल दुशाले पर इनके कंपित बदनों पर गिरते हैं नित पाले। पाले का मतलब है बर्फ। वे सुख से रंगीन कीमती ओढ़े शाल दुलारे। जो पहले का पंक्ति का पहला कड़वा है यहाँ पे दिया गया है अमीरों के लिए। तो समाज में अमीर वर्ग है, ये अमीर वर्ग क्या करता है, शिशिर ऋतु की जो ठंडक है इस ठंड में ठिठुरने की वजह वो उनके बचने के लिए, ठंडी से बचने के लिए वे सुख से रंगीन और कीमती ऐसी शाल दुशाले क्या करते हैं, वो शाल लेते हैं। अमीर वर्ग उन्हें भौतिक सुविधाएं उनके पास अवेलेबल होती है और इसके लिए वो शाल दुशाले ओढ़े अर्थात भौतिक सुविधाओं के चलते ठंड का आनंद वो उठाते हैं। लेकिन पर इनके कंपित बदनों पर, आगे की पंक्ति गरीबों के प्रति दी गई है। जो गरीब वर्ग होता है इनके कंपित का मतलब है कांपते हुए, कंपित बदनों पर गिरते हैं नित पाले। पाले का मतलब है बर्फ। तो गरीब वर्ग के पास
तन ढकने के लिए भी पर्याप्त कपड़े न होने के कारण इन्हें पूरी ठंडी में क्या होता है, ठिठुरते हुए इस शिशिर ऋतु में पड़ने वाले पाले अर्थात बर्फबारी को भी उन्हें झेलने में मजबूर होना पड़ता है। तो इस प्रकार उनके गरीब और अमीर वर्ग के जो फर्क यहाँ पे दिखाया गया है। तो भौतिक सुविधाएं प्राप्त होने के कारण शिशिर ऋतु का जो अमीर वर्ग शिशिर ऋतु का क्या करते हैं, अच्छा सा आनंद लेते हैं, लेकिन गरीबों के लिए ये आनंद उनके लिए क्या होता है, दुख भरा होता है। यहाँ पे गरीब वर्ग पर्याप्त कपड़े न होने के कारण ठंड के मारे सिकुड़ जाते हैं और ऊपर से बर्फ के उनके शरीर पर, अंग पर बर्फ भी झेलना उन्हें पड़ता है। आगे का है, वे है सुख साधन से पूरित सुघर घरों के वासी, इनके टूटे फूटे घर में छाई सदा उदासी। तो यहाँ पे कवि ने गरीब और अमीर इन दोनों के घर की, उनके घर कैसे होते हैं, इनका वर्णन ये आगे उन्होंने किया है। यहाँ पे कवि कहता है कि अमीर वर्ग के सुख के सभी संसाधनों से समृद्ध ऐसे ऊंचे ऊंचे सुंदर महल होते हैं और इस कारण सुंदर इन घरों में, महलों में सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। लेकिन गरीबों के घर, उनके वर्ग के गरीबों के घर की स्थिति जीर्ण जीर्ण होती है। उनके घर की छप्पर भी टूटी फूटी होती है, जिससे ठंड में अपने घर में भी वह पूरी तरह सुरक्षित नहीं रह पाते हैं। आवश्यक साधन सामग्रियों की कमी और विपरीत परिस्थितियों के कारण उनके घरों में हमेशा क्या होती है, उदासी छाई रहती है। जिस प्रकार हमने देखा कि अमीर वर्ग के जो लोग हैं बड़े बड़े घरों में आराम से भौतिक सुविधाओं के कारण शिशिर ऋतु का आगमन वह आनंद लुटाकर करते हैं, लेकिन गरीबों के घर में ठंडी के कारण सिकुड़ने का सिवा और कुछ नहीं रहता। उनके घरों में हमेशा उदासी छा जाती है। अगली पंक्ति है, पहले हमें उधर की चिंता थी न कदापि सताती, माता समती प्रकृति हमारी पालन करती जाती। यहाँ पे अश्मयुग के कालखंड का उदाहरण यहाँ पे कवि ने दिया है। आज का समाज और जो हम पहले जब हमारा पूरा विकास नहीं हुआ था तब का समाज, इन दोनों में उन्होंने कंपैरिजन किया है, तुलना की है। तो कवि क्या कहते हैं, पहले हमें उधर की चिंता थी न कदापि सताती। तो आज के युग में हम झांक कर देखेंगे तो हमेशा सिर्फ उधर का मतलब है पेट पालने के अलावा समाज में हमारा खुद का स्टेटस अच्छा होना, ये सभी के मन में बना रहता है और इसलिए हम क्या करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, बहुत से कष्ट उठाते हैं। लेकिन पहले ऐसे नहीं था। जो अश्मयुग का समय था उस युग में क्या होता था, तो पहले हमें उधर की चिंता न थी, तो पेट भरने की चिंता नहीं सताती थी। तो कवि कहता है कि पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुए थे जब मानव समुदाय, तब हम जंगलों में क्या करते थे, भटकते हुए अपना जीवन बिताते थे। उस वक्त किसी भी व्यक्ति को पेट भरने की चिंता सताती नहीं थी। और ये जो प्रकृति है, इस प्रकृति को माता के सम बताया गया है। ये जो निसर्ग है, प्रकृति है, ये क्या करती थी, सभी मनुष्य को समान रूप से पेट भर खाना खिलाती थी। जिस प्रकार माता अपने छोटे बच्चों को क्या करती है, अच्छे से भोजन खिलाती है, जितना हो सके वो दोनों में किसी भी तरह का फर्क न रखते हुए दोनों को अच्छा खाना खिलाती है। तो उसी प्रकार उस समय भी क्या होता था, प्रकृति माता के समान सभी का
पोषण उदर भरण करती थी, सभी का पेट पालती थी और माता समति प्रकृति हमारी पालन करती जाती। तो उस समय पेट पालने के लिए क्या किसी को चिंता न होती थी। अभी इस वर्तमान समय में हम अगर झांककर देखते हैं तो यहाँ पे इस समाज में विलासितापूर्ण जीवन जीने वाला एक वर्ग है और हमेशा आधा पेट रखकर सोने वाला एक वर्ग है, जो गरीब और अमीर, ऐसे दो वर्ग हम देखते हैं। तो ये दो वर्ग अभी वर्तमान काल में शुरू हुए हैं, जो अभी हम देखते हैं इस समाज में। लेकिन पहले की परिस्थिति अलग थी। पहले तो अपनी धरती माता या जो प्रकृति है, ये प्रकृति सभी को समान रूप से पूरी सुविधाएं प्रदान करती थी। लेकिन अभी का जो वर्तमान काल है वो क्या हुआ है, पूरा परिस्थिति के कारण बदल गया है। आगे की पंक्ति है, हमको भाई का करना उपकार नहीं क्या होगा, भाई पर भाई का कुछ अधिकार नहीं क्या होगा। अभी हम जब परिवार में रहते हैं सभी, तो हम सभी एक दूसरे के दुख दर्द कष्ट सब क्या करते, शेयर करते हैं। तो कवि का मानना क्या है, जिस प्रकार हम एक फैमिली में जिस प्रकार परिवार में जिस प्रकार सभी सदस्यों के दुख दर्द बांट के लेते हैं, तो उसी प्रकार समाज में भी हमें भाई भाई की तरह आचरण करना चाहिए। हमारे साथ जो सभी वर्ग के जो मनुष्य है, सभी के साथ हमें भाई भाई के समान व्यवहार करना चाहिए। इन जिम्मेदारियों का एहसास भी तभी हो सकता है जब लोगों में एकता और भाईचारे की भावना होगी। आगे कवि कहते हैं कि समाज में रहने के कारण हम सभी भाई भाई हैं और इसलिए हमें एक दूसरे की क्या करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए। बंधुत्व की यही भावना एक दूसरे पर अधिकार प्रेम की भावना का विकास कराती है। तो अंत में कवि ने हमें यही सुझाया है कि हमें समाज में रहते वक्त सभी के प्रति भाईचारे की भावना मन में व्यतीत करनी चाहिए। और इसी प्रकार उन्होंने शिशिर ऋतु में अन्य परिस्थितियों के साथ गरीब और अमीर समाज के ये दो वर्गों के प्रति फर्क बताया है। तो मैंने व्हाइट बोर्ड पे शब्दार्थ और मुहावरे लिख के दिए हैं, आप लिख लीजिए।